नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ रहें, भगवान आपको बहुत खुश रखिएगा। यही मेरी दुआएं हैं सब बच्चों के लिए। और कंटिन्यू वे में स्टडी करते रहिएगा। सब लोग एक बेहतरीन तरीके से जुड़े रहिए और उसके साथ साथ कंप्लीट नोट्स बनाइए। एक श्रृंखला सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलिएगा, जिससे कि बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ सकें और पढ़ा सकें। आपको भी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप सारी चीज़ें समझ पाओगे तभी मुझे पढ़ाने में भी आनंद आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा कि जब जो मैं बातें दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप सभी बच्चे गेन कर पा रहे हो। तो इसी प्रकार से अब देखिए, पिछली क्लासेज में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। देखो, एक क्लास से आगे रिलेट होता है। एक टॉपिक चल रहा था कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है, कैसे बनता है, कैसा उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, ऊर्जा वितरण विकिरण वक्र होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि इसमें क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी से देखें तो क्या क्या इसकी असफलताएं या ड्रॉबैक्स आई अपने पास। इसके बाद हम लोग उसमें ये भी देख चुके कि प्लांक ने क्या बताया। प्लांक की माध्य ऊर्जा निकाल चुके दोलक या ऑसिलेटर के लिए। इसके बाद हमने निकाला था प्लांक का विकिरण नियम। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, प्लांक का विकिरण नियम। अब उस चीज़ से आगे पढ़ते हैं। तो देखो, प्लांक का विकिरण नियम हम क्या पढ़ चुके। प्लांक का विकिरण नियम याद हो जाना चाहिए सबके। प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है। प्लांक का विकिरण नियम या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो कल हम निकाल के आए थे फॉर्मूला, यू लेमडा डी लेमडा के रूप में लिखा था मैंने फॉर्मूला। यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू कितना था, 8 पाई एच सी डी लेमडा, और नीचे कितना था आपके पास, लेमडा टू द पावर 5 ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, और कितना था -1 ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, और कितना था -1। ये फॉर्मूला था प्लांक का विकिरण नियम, या इसको कहते हैं प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। अब हम जो क्या काम करने जा रहे हैं आज की क्लास में, सबसे पहले देखिए, कोई भी काम करते हैं उसकी थीम क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि हम क्या काम करने जा रहे हैं दोस्तों, और कैसे उस काम को करने वाले हैं। हम काम करने जा रहे हैं कि ये प्लांक का जो विकिरण सूत्र है, देखो जो पीछे हम एक वक्र या ग्राफ पढ़ के आए थे ऊर्जा वितरण कृष्णिका का, कुछ इस प्रकार से था। ये लेमडा की वैल्यू थी, ये लेमडा की कम वैल्यू थी, ये लेमडा की ज़्यादा। इसको कहते हैं लघु या शॉर्ट वेवलेंथ, इसको कहते हैं दीर्घ या हाई वेवलेंथ, ठीक है। तो जब पीछे हमने मैंने और भी कुछ बातें बताई थी कि इतने वक्र को तो कौन बता पाता है, वीन, और इतने वक्र को किसने बताया था, रेलेजेंस ने, पूरे वक्र को नहीं। अब जो प्लांक का विकिरण सूत्र है वो पूरे वक्र को बताता है। तो प्लांक के इस फॉर्मूले में अगर एक कंडीशन लगाएं तो कंडीशन भाई पूरे ही का बताने वाला कौन है, प्लांक। तो प्लांक में 2 कंडीशन लगाएंगे, और प्लांक में एक कंडीशन लगा के तो इतना भाग बना लेंगे इसका, और कह देंगे ये किसका फॉर्मूला आ गया, सेम एज इट इज़ वीन का फॉर्मूला आएगा। और एक बार प्लांक में कंडीशन लगाएंगे इसके लिए, और सेम फॉर्मूला किसका आ जाएगा, रेलेजेंस का। तो प्लांक के फॉर्मूले की सहायता से हम वीन का फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसका फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, रेलेजेंस का। तो कई बार एग्जाम में पूछता है प्लांक विकिरण नियम या प्लांक का विकिरण नियम की सहायता से वीन तथा रेलेजेंस के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव फॉर्मूलेज ऑफ वीन एंड रेलेजेंस यूजिंग प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1.5 नंबर 3 नंबर कितने में भी आ सकता है, बड़े सवाल के साथ लगा हुआ। लेकिन प्लांक के विकिरण नियम के साथ साथ प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से वीन तथा रेलेजेंस के फॉर्मूले किस प्रकार प्राप्त करेंगे, उसके लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूत्र किसका, वीन का। और वीन का मतलब क्या होगा कि लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए। अरे वीन किस में काम करता है, अभी तो बताया कम वाले में। तो देखो फर्स्ट हेडिंग लगाइए, लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए, लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए। देखिए आज सबसे पहले प्लांक का विकिरण नियम ये लिख लीजिए, इसको काम में लेंगे तो इसको दोबारा से लिख लो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आज के हिसाब से, ठीक है। लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए, या फॉर स्मॉल वेवलेंथ रेडिएशंस, फॉर स्मॉल वेवलेंथ रेडिएशंस, ठीक है। और इससे क्या प्राप्त होगा, वीन विकिरण सूत्र क्या प्राप्त होगा, ये ब्रैकेट में लिख लो,
वीन विकिरण सूत्र, या इसको कहते हैं वीन रेडिएशन फॉर्मूला, इसको कहते हैं वीन रेडिएशन फॉर्मूला, वीन विकिरण सूत्र, वीन विकिरण सूत्र या वीन रेडिएशन फॉर्मूला, इसको कहते हैं वीन विकिरण सूत्र। ठीक है। लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए, ये लिख लो बच्चों, एग्जाम में ये लिखने के बाद ही काम करना है, ऐसे नहीं हम पीछे लिखा हुआ है, दोबारा से लिख लीजिए। प्लांक का विकिरणियम, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, ये लिख लो, हम जानते हैं, वी नो दैट, ये भी लिख सकते हो यहाँ ऊपर। इसके बाद सबसे पहले लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए या फॉर द शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस, और वीन का विकिरण सूत्र या वीन रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य लघु होगा, इसका मतलब ये होगा कि hc/kT बड़ा होगा किससे, लैम्डा से। भाई हेडिंग क्या लगा रखे, लघु तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब hc/kT यहाँ से लेके चलना, hc/kT जो होगा वो बड़ा होगा किससे होगा, लैम्डा से। ये लघु तरंग दैर्ध्य शॉर्ट वेवलेंथ लैम्डा कम होना चाहिए, तो ये लेस देन है किससे, hc/kT से। यही तो है इस चीज़ का मतलब कि लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकते हैं इसको, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λkT ग्रेटर किससे है, 1 से। लैम्डा इधर चला गया दोस्तों, तो hc/kT ग्रेटर है किससे, 1 से। अब देखिए hc/λkT कहाँ काम आना है, इसमें काम आना अपने पास, e की पावर hc/λkT। e की पावर अगर कोई चीज़ पावर में चली जाती है, देखो यहीं तो रखी जानी है वैल्यू, तो देखो अतः या 10 e की पावर hc/λkT, e की पावर 1 से बहुत बड़ी है। अब मान लो e की पावर 1 होती है तो ही वो कितनी होती है, 2.72 पे चली जाती है। अब e की पावर यही तो है e की पावर में, और ये चीज़ आप कह रहे हो कि किससे बड़ा, 1 से, मतलब यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ बड़ी वैल्यू है, इसलिए आंसर कितना आएगा, बड़ा आएगा। यहाँ वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। बड़े आंसर की तुलना में फिर इस बड़े आंसर में से 1 घटेगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इस बड़े आंसर में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये छोड़िए, एक बार इतना समझो दोबारा से, लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए फॉर शॉर्ट वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी तो hc/λkT बड़ा होगा किससे, वो kT किससे बड़ा होगा, लैम्डा से। इसको इधर ले आओ, भाई इसी पे फोकस रहेगा पूरा। तो ये हो गया hc/λkT, क्योंकि भाई बात ही किससे हो रही है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ से। अब यहाँ तो देखो जितनी है उतनी रहेगी, यहाँ e की पावर में चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए इस लैम्डा पे फोकस है अपना। तो ये हो गया hc/kT बड़ा होगा किससे, लैम्डा से। लैम्डा छोटा, लघु या स्मॉल वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ है। इस लैम्डा को हम यहाँ ले आए तो ये हो गया hc/λkT। ये हो गया ग्रेटर किससे हो गया, 1 से। ग्रेटर किससे हो गया, 1 से। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अतः अब ये वैल्यू यहीं तो काम आनी है। अब ये वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से। अब e की पावर 1 होती है, वही 2.72 होती है। अब ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, e की पावर में बड़ी वैल्यू, तो रिजल्ट भी क्या आना, बड़ा आना। इसका मतलब ये 1 से तो बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर 1। अब समीकरण 1 से या प्लांक विकिरण सूत्र से, प्लांक विकिरण सूत्र से या बाई प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, ऐसे भी कह सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को कि कहाँ से, समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 या बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है आपको, कि ये लिखा हुआ u⁴d, तो ये बच्चों बन गया u⁴ और ये कितना हो गया d⁴ इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास 8πhc और ये हो गया d⁴। नीचे देखो दोस्तों, λ⁵ e⁻hc/λkT। ठीक है। अब देखिए माइनस कितना है, 1। अब देखो ये जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी थी, 1 से। जब e की पावर में बड़ी वैल्यू हो तो आंसर भी बड़ा आता है e की पावर का, हम जानते हैं। और वो बड़ी वैल्यू 1 से तो बहुत बड़ी हो। अब बड़ी संख्या में से अगर 1 घटा दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला क्या, उस पर नहीं पड़ने वाला। इसलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, नगण्य। इतना ही रिजल्ट बचना आपके पास, बस ये बात पकड़ जाओ इसमें।
भाई ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें से अगर एक घटेगा भी तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो एक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बच्चों, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये हो गया 8πhc, ये हो गया लैम्डा टू द पावर 5, इसको ऊपर ले गए मेरे प्यारे बच्चों e⁻ℏc, और ये हो गया लैम्डा kT, और यहाँ कितना हुआ आपके पास d लैम्डा, यही हुआ आपके पास। अब देखिए 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो इस पूरे को a कांस्टेंट दे दिया। लैम्डा तो बदलेगा भी, लैम्डा की वैल्यू तो कम ज़्यादा हो सकती है। e की पावर, टेम्परेचर हर एक एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आएगा, h कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक, c लाइट है, और k आप जानते हो बोल्ट्जमान नियतांक है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इतना इतना पार्ट, तो इसको मान लिया हमने a, और ये हो गया आपके पास लैम्डा t, और ये माइनस, और ये कितना हो गया d लैम्डा। बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जहाँ या वेर हमने कैपिटल A तो माना 8πhc को, और A किसको माना हमने -hc/k, माइनस नहीं, माइनस तो लगा दिया ना, hc/ कितना हो गया k, इसको हमने क्या कांस्टेंट मान रखा है A। तो ये जो फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला, u लैम्डा d लैम्डा, ये फॉर्मूला किसका है, इसको नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 2। ये जो फॉर्मूला आया, यही सूत्र किसका होता है, वीन का विकिरण सूत्र होता है। वीन ने जो फॉर्मूला दिया था क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी में, वो यही फॉर्मूला दिया था वीन ने। इस फॉर्मूले को हमने किससे डिराइव कर लिया, प्लांक के विकिरण सूत्र से। प्लांक ने तो पूरा ग्राफ बताया था, वीन ने आधा बताया, तो बोले आधा बताया तो छोटी कंडीशन लगा के मेरे वाले फॉर्मूले से ही किसका आ गया, वीन का। अब लैम्डा ये तो लघु था, अब क्या लेके चलेंगे, दीर्घ। दीर्घ तरंग दैर्ध्य में किसका फॉर्मूला काम करेगा मेरे बच्चों, रेले जीन्स का काम करेगा, और रेले जीन्स का काम करेगा तो प्लांक से ही किसका फॉर्मूला आ जाएगा, रेले जीन्स का। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, नीचे लिखिए समीकरण 2 वीन विकिरण सूत्र है, नोट कर लो यहाँ से, भली भांति समझ गए होंगे। भाई लैम्डा छोटा लेना, यही लैम्डा कैलकुलेशन में फ़र्क डालेगा, ये तो जितना होगा उतना आ जाएगा, इसका तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ई की पावर में वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी कम होती है, पॉइंट में आता ही, समझ रहे हो बातों को। अब वह लैम्डा कम होगा, इधर ले आए तो ये वैल्यू अब बड़ी वैल्यू है 1 से, तो ई की पावर में जब बड़ी वैल्यू होती है आंसर ही बड़ा आता है। अब इसको यहाँ रखेंगे तो इसमें से 1 घटेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही चेंज हुआ, 1 हट गया, और इन सबको एक ए नाम दे दिया कांस्टेंट को। एच कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट, के कांस्टेंट। लैम्डा तो बदलता है, तापमान है, टेम्परेचर भी अपन उस ग्राफ में लेते हैं ना, कभी 2000 केल्विन लिया था, कभी 1500 केल्विन लेते हैं, ऐसे कृष्णिका में अलग अलग टेम्परेचर फिक्स करते रहते हैं। तो लैम्डा और टी और बाकी कांस्टेंट बन गया, और क्या हो गया, डी लैम्डा। ये जो फॉर्मूला बना मेरे दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला बन गया, वीन विकिरण सूत्र, या किसके लिए बन गया, लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए, फॉर द शॉर्ट वेवलेंथ या स्मॉल वेवलेंथ रेडिएशंस। नोट कर लो 2 नंबर तक। तो चीज़ों को समझते रहिएगा साथ साथ, जिससे बेहतर रहेगा अपने लिए, और समझ के पढ़िएगा, समझ के लिखिएगा एक एक चीज़ को, जिससे कि बेहतर तरीके से आप पढ़ पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखिए इक्वेशन नंबर 2 तक लिख लीजिए, और 2 के नीचे लिख दीजिए कि इसे क्या कहते हैं, वीन का विकिरण सूत्र। 2 के नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं वीन विकिरण सूत्र कहते हैं, इसे वीन विकिरण सूत्र कहते हैं, वीन रेडिएशन फॉर्मूला, इसे वीन विकिरण सूत्र कहते हैं, वेन्स रेडिएशन फॉर्मूला। लिख लिया होगा सबने, उम्मीद कर रहा हूँ सबको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला तो देखो याद रखना पड़ेगा भाई, हर जगह प्रूफ नहीं कर पाएंगे, मैंने पिछली क्लास में प्रूफ भी कर दिया था। लेमडा में भी कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं, न्यू में। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, C/न्यू, तो हम उसमें आवर्ती में भी चेंज कर सकते हैं इसको, और लेमडा या फ्रीक्वेंसी में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
अब जो सेकंड हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है दीर्घ तरंग दैर्ध्य। क्या है? हाई वेवलेंथ। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए, फॉर रेडिएशंस ऑफ हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ या दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए किसने सूत्र दिया था? आधा अधूरा सूत्र किसने दिया था? रेले जीन्स ने। तो यह रेले जीन्स विकिरण सूत्र, रेले जीन्स विकिरण सूत्र या रेले जीन्स रेडिएशन फॉर्मूला, रेले जीन्स रेडिएशन फॉर्मूला। रेले जीन्स रेडिएशन फॉर्मूला या दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए रेले जीन्स रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, रेले जीन्स रेडिएशन फॉर्मूला, ये इसको कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के लिए या फॉर द हाई वेवलेंथ रेडिएशन। काम वहीं घूमना है, hc/λ। पिछली बार लैम्डा क्या था? छोटा भैया, अब होगा लैम्डा बड़ा। अब लैम्डा क्या होगा? बड़ा होगा। लैम्डा बड़ा होगा तो देखो क्या होगा, दीर्घ तरंग दैर्ध्य है तो hc/kT, और इस बार लैम्डा बड़ा होना है, ये लैम्डा। बस समझते रहिए, चीज़ों का बहुत आसान है। यहाँ से देखिए, इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो ये हो गया hc/ कितना हो गया? λ/kT। एक एक पद समझाऊंगा मैं, एक एक स्टेप। और ये हो गया आपके पास लेस देन कितना हो गया? 1। यही बना आपके पास hc/λ/kT, लेस देन कितना हो गया आपके पास? 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, पावर में लगना है ये वैल्यू, यहाँ पावर में काम आनी है तो है जितना रहेगा अपना, इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब यहाँ से देखिए, पावर में ये वैल्यू लगनी है, पावर में जब वैल्यू लगेगी तो देखो क्या होगा, या तो लगा के सोल्व कर लो या पहले सोल्व कर देता हूँ। देखो इसको, अतः e⁻hc/λ/kT। ठीक है, या तो पहले सोल्व कर लो इसको या पूरे कोई पावर में लगा लो। देखो पावर में लगा के सोल्व करूँगा बेहतरीन ढंग से, है ना। समीकरण 1 से अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं तो u λ d λ इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए हो गया 8π, यही हुआ अपने पास 8π और कितना हुआ hc d λ, 8π hc और d λ, नीचे हो गया बच्चों λ⁵ और e⁻hc/ कितना λ/kT और -1। पिछले डेरिवेशन में तो क्या था कि ये वैल्यू बहुत बड़ी थी, इसलिए इसकी पूरा आंसर बड़ा आएगा, बड़ा आया था, उसमें से एक घटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इस बार ये वैल्यू है बेटा छोटी, अब छोटी वैल्यू में से एक घटेगा तो फ़र्क पड़ेगा। ये वैल्यू किससे छोटी है? 1 से छोटी है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू है। ई की पावर में पॉइंट वाली वैल्यू का रिजल्ट भी कम होता है, 1 के आसपास ही रिजल्ट होता है। अब पॉइंट वाली वैल्यू का रिजल्ट है तो अब फ़र्क पड़ेगा भैया, ये वैल्यू छोटी है। पिछली बार तो ये वैल्यू बड़ी थी, ग्रेटर 1 थी, 1 से बहुत बड़ी वैल्यू थी, इसलिए हमने फिर कहा कि इसका पूरा आंसर बड़ा आएगा और उसमें से एक घटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़े तो मेरे को तो ई की पावर तो सोल्व करूँ कम से कम, कैसे करूँ? ध्यान से देखिए, ये हो गया आपके पास 8π hc और ये कितना हो मेरे प्यारे बच्चों? d λ। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास λ⁵, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाइए e⁻x, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले सारे बताता हूँ चलूँगा मैं। e⁻x का प्रसार या एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। माइनस होगा तो किस में चलेगा? प्लस माइनस। अगर यही फॉर्मूला अगर माइनस होगा तो e⁻−x देखें तो 1 - x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 - x³ फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये किसका फॉर्मूला है? माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें लगाओ, ये हो गया 1 + एक चीज़ समझाऊंगा, देखो समझना कैसे होती है बारीकी से चीज़ें सॉल्व। ये हो गया λ/kT, ये किसका काम करा बच्चों? x का, प्लस क्या होता है? x², तो हो गया hc/λ/kT का होल स्क्वायर और नीचे 2 फैक्टोरियल तो 1/2 प्लस एंड सॉन, ऐसे चले गए। और हाँ चलिए, ये तो इसके बाद में -1 भी है तो भैया क्या लगाना है? -1, तो ये हो गया -1। समझ गए बातों को? ये फॉर्मूले साइड में लिख लेना, ऊपर कहीं भी जगह मिले।
अब देखिए ये वैल्यू है कम, किससे कम है? 1 से कम है, एच सी अपॉन ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से तो 1 हो गया कैंसिल, ये लो जी। 1 से कम है तो पॉइंट में है वैल्यू कोई, चलो ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर, 1 से कम आना है वैल्यू, लेस देन 1 है, पॉइंट वाली वैल्यू का क्या करें? स्क्वायर। तो वो वैल्यू बड़ी होगी या कम होगी? जैसे मान लो ये है 0.02 है, इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर चला जाएगा 004, ये स्क्वायर आएगा इसका, ये स्क्वायर आएगा, गणित के पढ़े लिखे विद्वान हो आप तो, ये स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, ये तो चलो ठीक था यहाँ तक, 0.2 तक तो चलो ठीक, काम ले सकते हैं। अब इसका क्या काम में लूँगा, और पावर कह रहा है कि आगे 3 करूँगा 4 करूँगा, तो वो वैल्यू बहुत छोटी बन जाती है, इसलिए उच्च घात के पदों को क्या मानते हैं? नगण्य। हायर पावर टर्म्स आर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, इसलिए हम कहते हैं कि हायर पावर टर्म्स आर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। तो यहाँ लिखेंगे उच्च घात के पदों को, उच्च घात के पदों को नगण्य मानने, या तो ये लिख सकते हो, या एग्जैक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, द्वितीय एवं उससे उच्च घात के पदों को नगण्य मानने पर, द्वितीय एवं दूसरी और उससे स्क्वायर क्यूब जितने भी हैं, सेकंड एंड हायर पावर्स या डिग्रीज कंसिडर नेग्लिजिबल, हायर डिग्री टर्म्स आर कंसिडर्ड, हायर डिग्री टर्म्स आर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, आर नेग्लिजिबल, नगण्य समझ लीजिए। नगण्य मानेंगे, देखो क्या आएगा इसके अंदर, समझिएगा बातों को, कहीं भी नहीं मिलेगा इतना पूरे एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करके आपको। अब देखिए बच्चों क्या करना होता है इसमें, देखिए हम क्या लिखने वाले हैं इसमें से, ये हो गया यू लेमडा डी लेमडा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो हुआ यू लेमडा और ये कितना हुआ? डी लेमडा इज इक्वल टू, ये हो गया 8 पाई एच सी, ये बना आपके पास 8 पाई एच सी, और ऊपर कितना है? डी लेमडा, तो ये हो गया डी लेमडा। नीचे देखें तो लेमडा की पावर कितनी है? 5, तो लेमडा की पावर 5। यहाँ देखिए एच सी अपॉन कितना है? लेमडा के टी, एच सी अपॉन लेमडा के टी, एच सी अपॉन लेमडा के टी, ठीक है। एच से एच कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, लेमडा की पावर 5 थी, 4 है, लेमडा की पावर 5 से लेमडा की एक पावर हो जाएगी कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, इसको लिखना चाहें तो ये हो गया यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई, ये देखो लेमडा एक तो कट जाएगा तो लेमडा की पावर कितनी बचेगी? 4, ये तो 4 पावर बच जाएगी लेमडा की, और ये के टी नीचे से कहाँ चला गया? ऊपर, और इनटू कितना हो गया? डी लेमडा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन 3 है, यही फॉर्मूला जो इतने दिन से मैं कह रहा था, किसका फॉर्मूला होता है? रेले-जेन्स विकिरण सूत्र। तो नहीं आगे लाइन लिख दीजिए कि समीकरण 3 किसका फॉर्मूला है? रेले-जेन्स विकिरण सूत्र, रेले-जेन्स विकिरण सूत्र, रेले-जेन्स रेडिएशन फॉर्मूला, रेले-जेन्स रेडिएशन फॉर्मूला। यहाँ तक नोट किए इक्वेशन 3 तक, फिर बताता हूँ इससे आगे क्या बातें करेंगे अपन। तो देखिए एक एक स्टेप, नाम से ही काम चलाया मैंने। दीर्घ है इसका मतलब लेमडा ग्रेटर लेना है, और स्मॉल था तो लेमडा में क्या लेके चला? लेस, बस, बाकी कुछ नहीं करना।
रेलेजेंस का फॉर्मूला आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक नोट कर लीजिए। बिल्कुल बच्चों, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज़ को स्पेशली नोट करके समझ समझ के नोट किया करो, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम का इश्यू होता नहीं है। अपनी क्लास में इतने दिन से मैथ्स पढ़ रहे हो, इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हो, किसी भी बच्चे के सिंगल स्टेप में, सिंगल वर्ड में कोई समस्या होगी नहीं। तो ये जो रोज़ाना नए नए एक बहाना बना रखा है कि ऑनलाइन बहुत दुखदायी चीज़ आ गई हमारे लिए, ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है प्यारे बच्चों। ऑनलाइन चीज़ों में हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और सारी चीज़ें हमारे पास हैं। एक एक चीज़ पढ़ने कहाँ कहाँ क्या क्या जाना पड़ता था हमें, कहाँ से क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती थी। ऑनलाइन तो ऐसे समझिए कि गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट है अपने लिए, भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। और वो एक स्लोगन आपने सुना होगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो दुनिया अब वास्तव में मुट्ठी में अभी आई है अपने, आपके मुट्ठी में सारी चीज़ें, मैं भी हूँ, आप भी हो। पहले तो इतना सौभाग्य प्राप्त हो ही नहीं पाता था। क्लासेज में ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे होते थे कि हम टीचर के नज़दीक ही नहीं हो पाते थे। अब तो हमारे मुट्ठी में है, और नज़दीक भी ला सकते हो, ज़्यादा नज़दीक मत लिया ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अब तो दुनिया हमारी मुट्ठी में है, चाहे जो काम कर सकते हैं अपन यहाँ से। तो ये कोई एक दुखदाई जिस तरीके से कोचिंगों में एक माहौल बना हुआ है कि एक बहुत ख़राब काम आ गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ऑनलाइन से हर एक चीज़ बेहतर तरीके से आप समझ रहे हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। एक दूसरी चीज़, बच्चों को एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग, पता नहीं वास्तविक समस्या है या मुझे मालूम नहीं है, अगर आप एक सफल शिक्षक हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं, तो आप सफल शिक्षक या अच्छे शिक्षक तभी माने जाएंगे, मैं मेरे लिए सबके लिए कह रहा हूँ, कि आप बच्चे की मन की गहराई तक समझ सको कि बच्चा कितना जान रहा है, और ये गहराई में आपकी भली बात ही समझ रहा हूँ। ये मेरा अनुभव, मेरा खुद का नॉलेज, और कैसे बच्चे की क्या साइकोलॉजी है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को कितना नॉलेज है, ये ऐसे हर किसी को नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं, साइकोलॉजिकल थिंग्स डेवलप करनी पड़ती हैं, तब जाके ये चीज़ें हो पाती हैं। अब ऑनलाइन में कह रहे हैं कि ये डाउट एक क्लासेज हो जाएंगी, वो डाउट सोल्व कर देंगे लाइव में। आज तक ये बताइए लाइव में किसी बच्चे को कोई बेनिफिट हुआ क्या? एक कमेंट सेक्शन उसमें चलते हैं, इससे एक डिस्टर्बेंस होती है, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। और अपनी क्लास में मैंने हज़ार बच्चे पढ़ाए हैं एक क्लास में, जहाँ बैठने का तिल भर रखने की जगह नहीं है। मेरे को पीछे से आगे क्लास में बोर्ड तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कैसे मैं पहुँचता हूँ, ऊपर से इधर से उधर से कर आगे बोर्ड पे तो पहुँचने दो, समझ रहे हो ना। वो दिन भी देखे हुए हैं कि मैं कैसे बोर्ड पे पहुँचता हूँ। उस चीज़ को या हमें बड़ी मुश्किल से, उसमें तो टीचर दूर दूर नहीं रहता। उस क्लास में आज तक किसी बच्चे को कोई समस्या आई क्या? ऑफलाइन में पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं 2-3 साल से, वो बच्चे तो समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। कि पहले तो गुरुजी दूर दर्शन देते थे, अब तो इतने नज़दीक है। कोई समस्या आई थी क्या आज तक? तो डाउट नहीं आ सकती, एक दिन आ गई डाउट। अब 1000 बच्चों का बैच है, 500 बच्चों का बैच है, 800 बच्चों का बैच है, उसमें अगर हर एक बच्चे की एक डाउट आने लग जाएगी तो बेटा पढ़ाऊँगा कब? दिन में 18 बैच पढ़ाता हूँ, तो कब पढ़ाएंगे उन चीज़ों को? तो बेहतर शिक्षक या सफलतम शिक्षक वही है, और वहीं पढ़ना चाहिए कि जहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं हो। डाउट कोई रेयर केस में पूरे चैप्टर में एक डाउट आ गए, 2 डाउट आ गए, सब बच्चों का कॉमन डाउट, उसकी एक क्लास रख के सोल्व कर सकते हैं अपन। लेकिन रोज़ डाउट आ जाए, ये शिक्षक की कमी है, ये शिक्षकों में कमी है, उनको आत्मविश्वास की कमी है कि उनके खुद को मन में ही प्रश्न है कि हमारे पढ़ाए हुए में डाउट ही है, तो उनकी कमी है। मैं खुले मन के साथ कह रहा हूँ कि एक बार पढ़िए, 2 बार देखिए, सारी सुविधाएं, फिर भी इसमें एक एक शब्द, एक एक स्टेप, एक एक फॉर्मूला, हिंदी इंग्लिश हर चीज़ नोटिस है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सब कुछ है। एक वर्ड की भी डाउट नहीं रह सकती। रही है क्या डाउट? और यहाँ तो एक बार पीछे करके और देख सकते हैं। और कई बार कोई कॉमन चीज़ छूट जाती है हमारे से भी, हम भी भगवान नहीं हैं। कोई चीज़ हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, कोई छोटा पार्ट भूल जाते हैं, रह जाता है, तब उस चीज़ को मान लो होता नहीं है ऐसा कि इतना अनुभव है, इतना लंबा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लो कोई रह जाती है कोई चीज़, तो उसको टॉपिक हुआ, क्लास हो गई, चैप्टर हो गया, उसके बाद एक दिन डिस्कस कर लेंगे, सब बच्चों से लाइव रूबरू हो जाएंगे। लेकिन रोज़ डाउट सोल्व कर लेंगे, इस चीज़ को गहनता से सोचिए आप
कि डाउट सोल्व हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। और डाउट अगर रह रही है तो शिक्षक ही नहीं है। कोई पूरे चैप्टर में एक आधी डाउट रह रही है तो रह सकती है, लेकिन अगर डाउट रोज़ ही डाउट है बच्चों के सबके ही, इसलिए शिक्षक ही नहीं, छोड़ दो उसको छोड़ दो, मेरा सख्त, मैं भी हूँ तो मुझे छोड़ दो, कोई इशू नहीं है उसका। भाई यहाँ 1 to 1 वे रिलेशन है, इसमें सारी चीज़ें ऐसे नहीं है। आपको मेरे जैसा होना पड़ेगा या मैं आपके जैसा होऊंगा, तभी अपन यहाँ पढ़ पाएंगे। या तो देखो दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं अपन में से। एक तो वो बच्चे हैं कुछ ने कि हाँ भी सर के जैसा ही बनना है मेरे को, सर जैसा पढ़ा रहे हैं, जैसा लिख रहे हैं उसी तरीके से मेरे को रिप्रेजेंट करना है। एक तो वो बच्चे जो मेरे जैसे बन गए, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो मुझे अपना जैसा बनाना चाहते हैं, तो उसमें वो थोड़े दिन में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं सेटल, कि गुरुजी ऐसे बता दिया करो, ऐसे बता दिया करो, तो वो सबका एक मिक्स रूप चलता है, ठीक है ना। जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए रोज़ डाउट आ रही हैं, हर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट कर रहे हो बार बार, वो शिक्षक नहीं है बच्चों, उनसे दूर रहिएगा, अपना समय वेस्ट मत करिएगा। और कहीं भी अगर डाउट रह रही है तो डाउट का कोई भी सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। मैं हमेशा साफ कहता हूँ, कभी भी ये बातें नहीं करता कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, संभव नहीं है बच्चों। कोई कॉमन डाउट है बच्चों की, यूनिट होने के बाद एक दिन क्लास रख सकते हैं डाउट की। इसके अलावा डाउट अगर रह रही है तो या तो आप मेरे पास पढ़ने लायक नहीं हो, या फिर मैं आपको पढ़ाने लायक नहीं हूँ। ये अब बच्चा तो नया होता है, वो तो कहीं भी पढ़ सकता है, तो इसलिए पढ़ाने वाले की कमी है। ये जो रोज़ कह रहे हैं ना डाउट, सब कचरा है ये। अरे डाउट ही रह रही है भैया, तो किस लिए हो आप? तो दूर रहिएगा बच्चों, और जहाँ सिस्टमेटिक ढंग है वहाँ पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास ही पढ़िएगा, लेकिन ये खुद में ही डाउट रही है, उनको पहले ही मालूम है कि डाउट रहनी है। अरे भाई इतना अनुभव मेरे को है, तो डाउट किस चीज़ की थी? तो इसलिए बच्चों जहाँ डाउट का कोई काम नहीं, मेरी क्लास में अभी तक एक सिंगल स्टूडेंट की एक डाउट नहीं मिली मुझे, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, जो पहली क्लास से रेगुलर नोट्स बना रहा है। ऐसे तो देखो लिखने को कोई भी लिख देगा, गुरुजी मेरे को ये डाउट है, ये 1 से छोटा कैसे हो गया, अब इधर गुणा आ गया तो हो गया 1 से छोटा। अब जो एक दिन अचानक से पढ़ेगा उसका तो मैं कह नहीं सकता भैया देखो। लेकिन ऑनलाइन ऐसा है एक प्लेटफॉर्म, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये ऑफलाइन से अच्छी चीज़ है। लोग बुराई कर रहे हैं इसके, मैं इसकी अच्छाई बता रहा हूँ। हर चीज़ आपके पास है, हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, सारे काम हो सकते हैं पढ़ने के लिए। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स यहाँ से देश विदेश कुछ भी पढ़ सकते हो, चाहे वो पैसे लग रहे हो नहीं लग रहे, वो केस अलग है। वो केस अलग है कि वहाँ लग रहे कुछ पेमेंट से मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो अलग केस है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, ये मान के चलिए कि ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए कि कोरोना काल में इस भगवान के दिए हुए इस गिफ्ट को हमने अपनाया। अदरवाइज़ तो हम अपनाते नहीं, फेंक रखा था, इसकी वैल्यू नहीं कर रखी थी। अब सब लोगों के पास वही सिस्टम है, वही ऑपरेटर्स है, लेकिन अब पता नहीं इसमें हम क्या क्या सीख गए, इसमें सीखे नहीं सीखे आप लोग और मैं, बस यही बात है। तो इस चीज़ को बनाए रखिएगा, यही ज़माना आने वाला, आगे आने वाले दिनों में आपको भी इसी से पढ़ाना होगा, आपको भी इसी से सारे काम करने होंगे। जॉब, बिजनेस, मीटिंग, टीचिंग, स्टडी, सारे वर्क इसी पे होने वाले हैं। तो ज़माने के अनुसार खुद को परिवर्तित कीजिए। जो ज़माने के अनुसार बदला है वही व्यक्ति आज तक जीवन में सफल हुआ है, और जिसने प्रकृति का या परिवर्तन का विरोध किया है वो व्यक्ति कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। ये मेरी चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए। आज जो चिल्ला रहे हैं ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, नहीं भी, ज़माना एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का ट्रेंड ही ख़त्म हो जाएगा। अपने बाल बच्चों को अपन कहानियाँ सुनाएंगे कि ऐसा भी हुआ करता था, ऐसा भी हुआ करता था, तो वो अजूबा करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, हज़ार बच्चे ही पढ़ सकते हैं कि एक साथ, मानेंगे नहीं चलते ही बात को, क्योंकि ज़माना चेंज हो जाएगा दोस्तों। हर चीज़ में परिवर्तन की डिमांड होती है, और वो डिमांड अब पूरी होने जा रही है। इसलिए ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और उसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई कंपैरिजन नहीं है, दिन और रात की है। तुलना करने के लिए बिंदु भी नहीं है कि ये बेकार है, ये घटिया है। डाउट रहनी नहीं चाहिए क्लास में, कोई 1-2 डाउट आ सकती है कॉमन बच्चों की सबकी, तब तो डाउट मानो उसको मैं। बाकी हर एक बच्चे के डाउट आ रही, इसका मतलब वो शिक्षक ही नहीं है, मास्टर ही नहीं है, छोड़ दो उसको। साफ कह रहा हूँ मैं, नहीं पूरे जीवन भर साल भर परेशान होने वाले, वहाँ अगर एडमिशन करा भी लिया इधर उधर कहीं तो भी। समझ गए बातों को? बाकी समझदार हो ही, भावनाओं को समझते ही हो भली भांति। मिलते हैं बच्चों के लिए क्लास में, इंतज़ार करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।